नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रदेश में पहली सेवा क्षेत्र नीति को मिली मंजूरी। पर्यटन के साथ उद्योग पर भी रहा फोकस। उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उठाया गया कदम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 141 पीएम श्री स्कूल का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के मदरसों में अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत। छात्रों को दिया जाएगा संस्कृत का ज्ञान। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने फैसले का किया सम्मान। मसूरी के भट्टा फॉल में युवक की हत्या का खुलासा। भाई बहन ने मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट। मृतक युवक से शादी करना चाहती थी आरोपी युवती। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव लाए गए, जिन पर मंथन किया गया। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई। इसी के साथ और क्या बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए, देखिए इस रिपोर्ट में। पर्यटन विभाग के तहत विकसित होगी औली। मास्टर प्लान के तहत औली को किया जाएगा विकसित। उद्योग सेवा क्षेत्र के तहत नई पॉलिसी को मंजूरी। कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को दी मंजूरी। स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म, मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पॉलिसी बनाई गई। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। पंप प्लांट स्टोरेज पॉलिसी को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी। नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी। इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा। ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा। उधम सिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट है। विदेश से आने वाली गैस की तरह राज्य की गैस से वैट खत्म होगा, ताकि बिजली सस्ती हो सके। बिजली बनाने वाले प्लांट को दी गई वैट में छूट। बद्रीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों और मूर्तियों की स्थापना होगी। INI डिजाइन स्टूडियो ने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को ये काम सौंपा गया है। सचिवालय के निजी सचिव परीक्षा में पूर्व में बाहर किए गए 4 लोग होंगे सिलेक्ट। औली आप सभी जानते ही हैं कि स्कीइंग का एक उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है। इसको एक वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए उसका मास्टर प्लान बनाया गया है, और उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट ने औली विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। ये टूरिज़्म के नीचे जो पर्यटन वाला इनका 2013 का एक्ट है, उसके नीचे पर्यटन विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा, और ये इसको स्कीइंग डेस्टिनेशन का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। राजधानी देहरादून पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 141 पीएम श्री स्कूल और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद रहे। इस परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और शिक्षा विभाग के कार्यों में तेजी लाने का काम कर रही है। वहीं सीएम धामी ने बताया कि तकरीबन 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, जिसका फायदा आगे आने वाले वक्त में छात्रों को मिलेगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने आभार जताया। प्रधानमंत्री की अगुवाई में पीएम श्री स्कूल NEP की सारे बातों को क्रियान्वयन करने के लिए कल्पना की गई है। उसको भी उत्तराखंड आज 141 स्कूलों में शुभारंभ किया है। कुछ सुभाष चंद्र बोस योजना में हॉस्टल भी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश में नौजवानों के अंदर अनुसंधान बढ़े, उसमें नया सृजन हो, नवाचार हो, उसके लिए R&D को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की। देखिए, पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की योजना है, और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करेगी, और वो मानक भी भारत सरकार के तय है उसमें, और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने कि पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया प्रथम चरण में। लगभग 150 करोड़ रुपया हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है, और इससे
शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। राजधानी देहरादून आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लोकसभावार सम्मेलन का आगाज किया और कार्यक्रम में टिहरी लोकसभा सीट की सांसद के अलावा टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायक भी मौजूद रहे। बता दें कि पहले दिन बीजेपी ने अपने सम्मेलन की शुरुआत टिहरी लोकसभा सीट से की। बीजेपी ने इस कार्यक्रम के जरिए हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने पर मंथन किया। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि आने वाले आगामी चुनाव में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। देश में 21वीं सदी के लायक एक बड़ी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में 5 का 5 लोकसभा सीट जिताएंगे। हम फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ 300 से अधिक सीटों को लेके एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की दायित्व दिलवाएगी, देश से अवसर देगा, इसमें हमारी पूरा भरोसा है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने पर कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई फैसला ले सकती है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र की तस्वीर सर्वदलीय बैठक में साफ हो जाएगी। इलेक्शन के लिए क्या होगा, कैसा होगा, ये तो जब हमारा सदन चलेगा उसके अंदर क्या आता है, अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं। एजेंडा क्या होगा वो जब हमारी सर्वदलीय बैठक होती है उसके बाद ही पता लगता है। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। नहीं, अगर ये बात जैसी हवा में आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन हो तो बुरा क्या है, बहुत सारा पैसा बच जाएगा, देश का खजाने का पैसा बचेगा। मैं तो इसको बुरा नहीं मानता हूँ। उत्तराखंड में डेंगू लोगों को डरा रहा है। सबसे ज्यादा डेंगू के मामले देहरादून से सामने आए हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। कोरोना की तर्ज पर अब स्वास्थ्य विभाग डेंगू से भी निपटने के लिए कदम उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में डरा रहा डेंगू का डंक। दून में सबसे ज्यादा डेंगू का असर। अब अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग। कोरोना की तर्ज पर बनाई रणनीति। 10 से ज्यादा मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन होगा घोषित। उत्तराखंड में इस बार डेंगू लोगों को डरा रहा है। डेंगू का डंक ऐसा कि लोगों की जान ले रहा है। ऐसे में अब लोगों को भी डर लगने लगा है। अस्पतालों में हर रोज बढ़ती मरीजों की भीड़, जिसे देखकर स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूलने लगे हैं। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और डेंगू से निपटने के लिए रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान एक जगह से ज्यादा मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, ठीक ऐसी ही रणनीति अब स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर बनाई है। एक जगह से 10 से ज्यादा मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन उसे घोषित किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए दिशा निर्देश और गाइडलाइन दोनों ही जारी कर दी गई है। डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में समय समय पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कोविड प्रॉपर मैनेजमेंट से लेके प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट इत्यादि के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस हम लोगों ने समय समय पे जारी किया है। आज भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून के साथ वीसी की है और एक कंटेनमेंट जोन हम लोग बना रहे हैं जहां पे 5 केसेस से ज़्यादा आ रहे हैं और कंटेनमेंट जोन वार हमने नोडल अधिकारी तैनात किया है और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से भी स्टाफ रहेगा, नगर निगम से भी स्टाफ रहेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनके ओर से भी स्टाफ डिप्यूट किया जाएगा और एक हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट प्लान आज से हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। वही डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून में 4 दिन तक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। डेंगू के हॉटस्पॉट इलाकों में इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, नगर निगम, जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा नष्ट करने की कार्रवाई करेगी। जिले में चिकित्सा अधिकारियों को और आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन क्षेत्रों में 10 डेंगू मरीज मिलते हैं, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाकर निगरानी की जाएगी। हालांकि जिस तरह की रणनीति स्वास्थ्य विभाग अब बना रहा है, यदि इस तरह की प्लानिंग पहले की गई होती तो शायद अब तक देहरादून में इतनी संख्या में लोग डेंगू से संक्रमित न होते। बहरहाल देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से डेंगू का कितना प्रकोप कम होता है।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के कई जगहों का निरीक्षण किया और आरोप लगाया कि दून में स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही के कारण डेंगू फैल रहा है। उनका कहना है कि डीएम ऑफिस के पास ही यहां अव्यवस्था की तस्वीर देखने को मिली है। देखिए, ऑन द स्पॉट डेंगू जो पूरे देहरादून में महामारी के रूप में फैल रहा है, उसके लिए हम शुरू से कहते आए हैं कि देहरादून का नगर निगम और देहरादून का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिम्मेदार है। अब मैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि आज से महा अभियान शुरू करने का ऐलान सरकार ने, शासन ने, जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने किया है, तो महा अभियान कैसा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बिल्कुल जो सीईओ हैं उनके जिलाधिकारी कार्यालय के 10 कदम की दूरी पर, कचहरी परिसर जहाँ उनका कार्यालय है उससे 10 कदम की दूरी पर, ये मैं महा अभियान की पोल खोलने के लिए आया हूँ कि कैसा महा अभियान चल रहा है। हल्द्वानी पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अल्लावरू का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कृष्ण अल्लावरू ने यूथ कांग्रेस की आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए थे और बैठक में यूथ कांग्रेस ने आगामी कार्यक्रम पर रणनीति बनाई। राष्ट्रीय प्रभारी ने बैठक में निकाय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। सबसे पहले बात युवाओं को काम है कि जो मुद्दे हैं आज जनता के, उत्तराखंड के, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे यहाँ अतिक्रमण का मामला जो चल रहा है, ये रीला का जो मामला है, ये सारे मुद्दों के खिलाफ जनता के हक और जनता की आवाज़ उठाना युवाओं का काम है। साथ में आने वाले लोकसभा के कैसे तैयारी करेंगे उस पर भी चर्चा होगी। हल्द्वानी में गौला नदी के तेज बहाव से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर खतरा मंडराने लगा है। आलम यह है कि रेलवे ट्रैक को रस्सियों से बांधा गया। बता दें कि बारिश की वजह से इससे पहले भी ट्रैक पर भूस्खलन हुआ था। उस दौरान रेलवे ने क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत के लिए गौला नदी के रुख को दूसरी तरफ चैनलाइज कर सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू किया, लेकिन रेलवे की ये रणनीति कुदरत के आगे फेल हो गई। बारिश की वजह से सुरक्षा दीवार का काम भी रुक गया। बता दें कि रेलवे इस संबंध में बैठक कर रहा है और सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक जल्द क्षतिग्रस्त ट्रैक दुरुस्त हो जाएगा। से लगातार बातचीत हो रही है और उच्च अधिकारियों के भी निर्देश हैं कि इस पर शीघ्रता से कार्य पूर्ण किया जाए, जिसके क्रम में इन लोगों की टीम वहां मौके पे लगातार काम कर रही है। और कल चूंकि 2-3 दिन से जो बारिश थी उससे काफ़ी तेज गोला में पानी बहाव का भी तेज था, काफ़ी ज़्यादा पानी था, जिसके कारण इनका जो वो पॉलिथीन के पास बना हुआ हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हुआ है और उस पर इनकी टीम काम कर रही है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर श्रमिक धरना दे रहे हैं और जिस श्रम विभाग के खिलाफ धरना चल रहा है उस विभाग के कर्मचारी दफ्तर से गायब है। श्रमिकों का कहना है कि साल भर से श्रम विभाग में उनके फॉर्म जमा हुए पर उन पर अब तक संज्ञान नहीं लिया गया। इस वजह से वो श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है। नाराज लोगों का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वो आमरण अनशन करेंगे। धरना पे इसलिए बैठे हैं कि 1 साल हो गए हमारे मेरी लड़की की शादी हुई, उसका वो कागज जमा किए तो उसको कुछ भुगतान नहीं हुआ। हमारी मांगे हैं कि मृतक और शादी का और प्रसव का इन्हें हमारे 1 साल पूरे हो गए, उनकी मांगियाँ कोई सुनाई नहीं कर रही सरकार। खटीमा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल में ड्रेस का मेजरमेंट लेने आए दर्जी पर छात्राओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के कर्मचारियों की मौजूदगी में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। अभिभावकों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे हमारी छात्राओं के साथ में उनकी ड्रेस की मेजरमेंट के लिए जो टेलर्स गए थे उनके सामने वहाँ का कुछ स्टाफ भी था। उन स्टाफ के होते हुए भी उन टेलरों के द्वारा उन छात्राओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा अभद्र अश्लील हरकतें की गई। अभिभावक संघ के उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि स्कूल में जो है बच्चों के साथ टेलरों द्वारा छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में काफ़ी जांच की जा रही है।
हल्द्वानी जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों को देखते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के प्रयासों से एम्बुलेंस उपलब्ध हुई। अजय भट्ट के प्रयासों के चलते गोवा शिपयार्ड ने CSR फंड से 20 लाख की लागत से जेल प्रशासन को एम्बुलेंस मुहैया कराई। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए भट्ट ने कहा कि इससे जेल के बंदियों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन एम्बुलेंस की काफी वक्त से जरूरत है। यहाँ पर जो जेल के प्रभारी हैं उन्होंने कई बार कहा कि हम एक ट्रिप में अगर अपने कैदियों को यहाँ से बाहर भेजते हैं, जैसे एम्स अगर ऋषिकेश भेजा तो 15,000 जाने का 15,000 रुपये आने का लगता है, और कैदियों में भी ऐसी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं होने पर बड़ी दिक्कत होती है। तो गोवा शिपयार्ड का मैंने दौरा किया था, मैं गोवा में गया था, तो मैंने उनसे कहा कि एक एम्बुलेंस हमारी जेल के लिए CSR से दीजिए आप। तो वहाँ से ये गोवा शिपयार्ड की तरफ से दी गई और हमारी बात मानते हुए मैं धन्यवाद भी करता हूं उनको। उत्तराखंड पुलिस अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार चला रही है। अभियान को लेकर DGP अशोक कुमार ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत अब तक एक महीने में 101 अभियोग पंजीकृत कर 219 अपराधियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। DGP ने बताया कि जमीन और भवन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 1471 भू माफियाओं के खिलाफ भी शिकंजा कसा गया। 74 भू माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। DGP अशोक कुमार ने गंभीर अपराधों और रंगदारी के मामलों में हुई कार्रवाई पर जानकारी दी। एक महीने में हमने 219 भू माफिया एवं अन्य तरह के माफिया लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। हमने एक डाटा इकट्ठा करवाया है कि 1 जनवरी 2021 से कितनी इस तरह के लोगों पे कितनी कार्रवाई हुई है। तो उस डाटा के अनुसार जो है पिछले लगभग 2.5 साल प्लस में 4,222 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जिसमें से 1471 भू माफिया हैं। 300 से ऊपर जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी लगाने के नाम पे ठगी की। 100 से अधिक वो लोग हैं जिन्होंने नकल के नाम पे जो है नकल माफिया जिनको बोल सकते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे माफिया हैं इनमें जिन्होंने रंगदारी वगैरह किया, जो क्रिमिनल जो पेशेवर अपराधी हैं। तो इस तरह से हमने अपराध पर कठोर प्रहार किया है। मसूरी के भट्टा फॉल में युवक की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। बता दें कि मामले की जांच SOG देहरादून सहित 3 टीम कर रही थी। SSP दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि जांच कर रही पुलिस टीम ने जब CCTV कैमरों को खंगाला तो पता चला कि मृतक की गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जबकि युवक की मौत के बाद अन्य 2 लोग उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तस्दीक के बाद दोनों आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी भाई बहन ने बताया कि युवती कुदरत कपिल को पिछले 2 साल से जानती थी और वो मृतक से शादी करना चाहती थी, लेकिन युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों भाई बहन ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। लगभग सुबह जो है 7 से 7 बजे के लगभग भट्टा गाँव में आए और भट्टा गाँव में आकर के जो है रोटी चाय 7 नाइट्स होम स्टे है, वहाँ उनको एक नॉमिनल रेट में एक कमरा मिला और 8 साढ़े 8 बजे कमरे में गए, वहाँ रुकने के बाद जो है अगले दिन मतलब रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत की हत्या किया। हत्या करने के बाद जो है कपड़े सब उन्होंने जंगल में फेंक दिए, मृतक के भी होटल के जो चादर वगैरह था उसको और जो चाकू था उसको भी जंगल में फेंक दिया, और जो उसकी गाड़ी थी स्विफ्ट कार उसको लेकर के लोग चल दिए। उस गाड़ी को उन्होंने जो है हरिद्वार में एक सुनसान जगह पर जो है जहाँ पर कि वहाँ एबंडन कंडीशन में छोड़ करके वहाँ से दिल्ली निकल गए। तो हमारी टीम फिर जब हम गए तो उसको अरेस्ट कर लिया है, गाड़ी भी हमने रिकवर कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रदेश में पहली सेवा क्षेत्र नीति को मिली मंजूरी। पर्यटन के साथ उद्योग पर भी रहा फोकस। उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उठाया गया कदम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 141 PM श्री स्कूल का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में CM धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के मदरसों में अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत। छात्रों को दिया जाएगा संस्कृत का ज्ञान। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने फैसले का किया सम्मान।
मसूरी के भट्टा फॉल में युवक की हत्या का खुलासा। भाई बहन ने मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट। मृतक युवक से शादी करना चाहती थी आरोपी युवती।